नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विनय रंजन और आज हम आपको बताएंगे कंपाउंड के लिए मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल, ठीक है। और उसके बाद एटम के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में और फिर एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं कंपाउंड से। कोई कंपाउंड रहेगा तो उसमें कैसे हम मोल निकालते हैं, उसका क्या रिलेशन होता है, ये आज के सेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कंपाउंड के लिए जो रिलेशन होगा उसको लिखा गया है। कैसे? तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड है और कंपाउंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में अगर हम ऐसा लिख दें, यौगिक के लिए, यौगिक के लिए, यौगिक के लिए, देखिए तो सिंपल है, जैसा एलिमेंट में हम लोग काम कर रहे थे वैसा ही इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक मोल कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको आप सिंपली वहाँ पर जब आप एलिमेंट में पढ़ रहे थे तो एलिमेंट में क्या लिखे थे, एलिमेंट में भी हम लोग ने लिखा था कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो यहाँ पर जहाँ पर भी एक मोल की चर्चा होगा, एक मोल, तो ये एक मोल का जो वैल्यू है वह 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, पार्टिकल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक दर्जन लिखते हैं, एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस, ये जानते हैं ना। वैसा ही यहाँ पर जहाँ भी हम लोग लिखेंगे एक मोल, तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब एक बात और आप देखिए, और इस चीज़ को अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाएगा एक दर्जन केला, देखिए यहाँ लिखा गया एक दर्जन केला, एक दर्जन केला में कितना? 12 पीस, 12 पीस केला, क्योंकि ये यहाँ पर जो आपका सबस्टांस है वह क्या है? केला है, तो एक दर्जन केला में 12 पीस केला हो जाए। वैसा ही यहाँ पर जब हम लिखते हैं एक मोल, 1 मोल, कोई एलिमेंट लिखेंगे, जैसे 1 मोल एलिमेंट में हम लिखे सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का क्या मतलब? 1 मोल सोडियम का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये हो जाता है। देखिए, क्योंकि आपने सोडियम लिखा है तो यहाँ किसका एटम हो जाएगा? सोडियम का। जैसे यहाँ पर एक दर्जन केला लिखा तो यहाँ केला हो गया। वैसा ही यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स, देखिए ये जो काम करे कंपाउंड का, और कंपाउंड का जो सबसे छोटी इकाई होता है क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एक मोल है तो एक मोल किसका कलेक्शन होता है? 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू को ध्यान से समझेंगे, ये जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 का, ये एवोगाडो नंबर भी कहलाता है। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एवोगाडो नंबर कहलाता है, एवोगाडोज नंबर, एवोगाडोज नंबर भी ये कहलाता है। ठीक है, अब एवोगाडोज नंबर का जो वैल्यू है ये 6.022 इंटू 10⁻23
देखिए कहीं कहीं पर ये वैल्यू आप ऐसा भी देखेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो दोनों सही है, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे पीछे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ 2 यहाँ 3 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों वैल्यू यूज में आता है। बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन होता है कि सर यहाँ पर हम 0.622 ले रहे हैं और कहीं कहीं पर हम ये वैल्यू देखते हैं 0.623 लिखा हुआ रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, इसमें ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट के बाद आगे पीछे रहेगा तो उसमें ज़्यादा बहस में हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक ना। अब आइए, अब देखिए कि जैसे ही ये आपने लिखा 1 मोल, तो 1 मोल अगर आप एलिमेंट लिखते हैं तो 1 मोल एलिमेंट कलेक्शन होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। देखिए उसमें क्या होता है, एटम्स का कलेक्शन होता है। कब? जब आप एलिमेंट लिखते हैं। आप एलिमेंट जब लेते हैं तो किसका कलेक्शन होता है? एटम का कलेक्शन होता है। इसमें किसका कलेक्शन? एटम का कलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल कंपाउंड लिखते हैं, 1 मोल कंपाउंड, तो 1 मोल कंपाउंड का मतलब होता है कि इसमें जो कलेक्शन होगा ये किसका होगा? ये होगा कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का होगा, मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि देखिए ये जो आप यहाँ पर लिखे हुए हैं तो समझना है, ये जो पार्टिकल्स लिखे हैं तो ये पार्टिकल्स का मतलब एटम भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर ये आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। यानी पार्टिकल्स जैसे ही लिख रहे हैं तो ये सब आशा न्यूट्रॉन, यहां पर लिख देंगे ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये एटम्स, जब एलिमेंट है तो क्या लिखते हैं? एटम्स। और जब यहाँ कंपाउंड यूज कर रहे हैं, यौगिक यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई? यौगिक जैसे ही हम यूज किए तो यहाँ पर हम अणु लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूल। कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। और अब एक बात और क्या यहां पर देखेंगे कि ये स्पष्ट लिखा गया है कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, इसके भी बराबर होता है। यानी ग्राम किसका? मॉलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा। यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ग्राम मॉलिकुलर वेट के। तो आइए थोड़ा सा उसके विषय में भी जानते हैं। मेन जो है वो टर्म को समझना है। अगर आप टर्म को समझ जाएंगे, टर्म बाय टर्म समझ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहले टर्म में हमने क्या किया? एटम्स यानी एलिमेंट्स का चर्चा किया, पूरा एलिमेंट्स के बारे में, उसका एटॉमिक वेट के बारे में भी चर्चा कर लिया, एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में भी कर लिया। और आज हम लोग कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। जैसे ही कंपाउंड शुरू करेंगे तो कंपाउंड में पहले होमोएटॉमिक, सब के लिए होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, सब के लिए हम लोग इसमें एलिमेंट सॉरी मॉलिकुलर फॉर्म जो आएगा, मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सब के बारे में बात करेंगे, अलग अलग करके, एकदम तोड़ तोड़ करके, छोटे छोटे रूप में, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं अगले पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स क्या है उसको देखिए। यहाँ लिखा गया है कि वेट ऑफ 6 पॉइंट, देखिए ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा यहाँ पर इसको ये मॉलिक्यूल्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल टू होता है ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के ग्राम मॉलिकुलर वेट के। और 1 मोल क्या होता है? 1 मोल का रिलेशन किससे? ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड से। जैसे आप देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये CO2, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे CO2 लिखा, तो इस CO2 के लिए, फॉर CO2, CO2 के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या आता है? ये होता है 1 मोल CO2। अगर हमने लिखा 1 मोल CO2, तो ये बराबर हो जाएगा इसके ग्राम मॉलिक्यूल्स के, इसके ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसके ग्राम मॉलिकुलर वेट। तो पहले इसका मॉलिकुलर वेट देखेंगे तो ये हो जाता है 44, और इसको ग्राम में लिख दीजिएगा तो ये ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। और किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 लिखेंगे।
ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका मतलब ये बात लिखा गया है कि 1 मोल है, इसका मतलब ये कितना संख्या, इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना होगा, तो जहां पर आप 1 मोल लिख रहे हैं, चूंकि ये कंपाउंड है, ठीक है, जैसे एटम होता तो क्या, एलिमेंट होता तो क्या लिखता है, नंबर ऑफ एटम होता 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और यहां पर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, अणु हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका वेट कितना होगा, ये जो है जितना ये संख्या दिया गया है, यानी कहा गया कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये बराबर है, चूंकि देखिए 1 मोल इसके बराबर है तो इसका संख्या इसके बराबर हो जाएगा, यानी ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। देखिए होगा कि नहीं होगा, स्पष्ट रूप से आ गया कि नहीं आ गया क्या, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा और जो रिलेशनशिप बनेगा वो आप उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे कंपाउंड के लिए दिया जाएगा तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसके देखिए जब आपको मोल निकालना होगा तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये सब के बारे में एक एक करके आपको जानना है। थोड़ा हम इसको स्लाइड को ऊपर बढ़ाते हैं और इसको लिखना चाहते हैं कोई दूसरा के लिए, जैसे अभी आपने लिखा ना CO2 के लिए, तो यही रिलेशन चाहते हैं कोई दूसरे के लिए लिखना। तो जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं फॉर HCl, देखिए HCl हम लिख रहे हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही जहाँ पर सेटिंग है उसको आराम से बनाएंगे, यहाँ पर मोल लिखेंगे, 1 मोल, 1 मोल क्या, 1 मोल HCl, और जैसे ही 1 मोल HCl लिख रहे हैं, इसका मतलब इसका मॉलिकुलर वेट लिखेंगे और उसको ग्राम में लिख देंगे। तो देखिए मॉलिकुलर वेट के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, हाइड्रोजन का 1, ये तो सही बात, और क्लोरीन का 35.5 होता है, और जब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। अब यहाँ 36.5 लिख दीजिए, और यही ग्राम में हो जाएगा, तो ये ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, और चूंकि किसके लिए है, HCl के लिए, तो ऑफ HCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जहां पर आप देखिए आप क्या यूज किए, 1 मोल, इसका मतलब 6 पॉइंट संख्या तो होगा ही, 6.022 इंटू 10⁻23, और यहां पर कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, देखिए हो गया कि नहीं रिलेशन, है ना। तो इस तरह से आप निकाले। अगर कोई दूसरा और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, बहुत सारा है, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। चलो एक हम चाहते हैं यहाँ पर फॉर NaCl यूज करें, ये तो सब लोग जानते हैं ना, NaCl को सभी लोग पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले 1 मोल लिखा और इसको रिलेट करते हैं, 1 मोल क्या, NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl लिख सकते हैं, इक्वल टू, जब इसका आप मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये 23, ये कितना हो जाएगा, और 35.5, यानी सबको जोड़ दीजिएगा तो 58.5, और ये ग्राम में रहेगा तो ग्राम मॉलिकुलर वेट, क्लियर है। और देखिए 1 मोल कह रहे हैं तो इसमें अणु कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, चूंकि NaCl है तो NaCl का ही ना होगा, देख रहे हैं ना, आराम से आप इसका रिलेशन निकला। अच्छा एक बात और यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको हम कोष्ट में लिख देते हैं, 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये
1 ग्राम मॉलिक्यूल के भी बराबर होता है। मतलब इस इक्वेशन में एक और इक्वेशन आपके पास जुड़ सकता है, मतलब वैल्यू, ये हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी आ जाएगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि 1 मोल को 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और जैसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो हम 1 मोल का साथ जो रिलेशन है उसको थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। क्या इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूला है जो इस जो मोल निकालने के लिए, अगर कोई कंपाउंड दिया है तो उस कंपाउंड के लिए आपको मोल जब निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए क्या रहा है कि यदि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो वेट इन ग्राम, अगर कोई कंपाउंड के लिए दिया गया है तो हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम, और ये ग्राम मोलिकुलर वेट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिखा गया क्या, ग्राम मोलिकुलर वेट। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो होगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा स्पेस इसमें छूट गया है तो ध्यान रखना है, और ये तो एवोगाड्रो नंबर है ही। उसके बाद अगर एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना होगा तो ग्राम मॉलिकुलर वेट बाई एवोगाड्रो नंबर से निकाल देंगे, है ना। ये इस तरह का ये 3 रिलेशन है जो फार्मूला आप कह सकते हैं, और ये तीनों फार्मूला का इस्तेमाल आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और कुछ का वेट निकालने के लिए भी करते हैं। जैसे ये लास्ट वाला फार्मूला आप क्या देख रहे होंगे, वेट निकालने के लिए, और ये 2 फार्मूला आप देख रहे होंगे ये मोल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, और ये क्या है, वेट ऑफ एक मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए, जैसे कि एक एटम का वेट निकालते थे ना, वैसा ही एक मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालते हैं, ये है। अच्छा, और हम चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन भी हो जाए, और हम चाहते हैं कि रिलेशन आपको लिखने आ जाए। अगर आप रिलेशन लिखने आपको आ गया तो समझिए बहुत हद तक चीज आप सीख गए हैं, और आप खुद से अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे इसको बैक जा करके एक दो रिलेशन और इसको बताना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट, देखिए ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, और इसके लिए आप रिलेशन लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम 1 मोल, ये तो लिखाएगा ही, और जो कंपाउंड यहाँ दिया गया उसको लिखेंगे 1 मोल Na2CO3। इसका मतलब कितना है, इसका ग्राम मॉलिकुलर वेट, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 23 गुना 2 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, अच्छा उल्टा ऐसे कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर, ये देखिए इसकी संख्या 2 है, 2 गुना 23 कर देते हैं, प्लस कार्बन की संख्या 1 है तो 1 गुना 12 कर देते हैं, और फिर ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 गुना 16 कर देते हैं, और सबको जोड़ते हैं 23, ये 46 हो जाएगा, और इस 23 दुना, और ये 12 ही रहेगा, और यहाँ पर 16 48 हो जाएगा, और सबको जोड़िएगा तो देखिए ये 48 और 12 60, और ये 106 हो जाएगा, देखिए 106 आ जाएगा। तो जैसे ही 106 आया, ये इसका ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राम मॉलिकुलर वेट जैसे ही आपने लिखा 106, क्योंकि एक मोल की बात यहाँ कर रहे हैं, तो अभी ना थोड़ा देर पहले कि एक मोल जहां भी होगा इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक दर्जन में 12 होता था ना, वैसा ही एक मोल जहां भी हम यूज करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, तो जो कंपाउंड आपने लिया है तो Na2CO3 लिया है तो उसी का हो जाएगा, और ये एक मोल जो होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के भी बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के भी बराबर होता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने किसके लिए लिख लिया, रिलेशन सोडियम कार्बोनेट के लिए। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखते हैं कि फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के लिए,
सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। अब पहले आप मॉलिक्यूलर वेट अगर आप इसका निकालेंगे 23 + 1 + 12 प्लस बोल दिया 48, जब इसको जोड़ेंगे तो हमें लगता है 84 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 48 ना होगा, 48 जोड़ के देखिए 60, और ये हो जाएगा 23 83 एक 84 हो जाएगा। ठीक, और अब देखिए अब इसी पर सेट करना है, कैसे सेट करेंगे? देखिए यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ भी 1 मोल लिख देंगे। यहाँ पर अब कंपाउंड जो आपने लिया है NaHCO3 लिया है, यहाँ पर क्या था Na2CO3 था। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद देखो ये देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, ये आपके पास आया 106 ग्राम आया था, और इसमें कितना है 84 आया, तो यहाँ 84 लिख करके इसको ग्राम में लिख दीजिएगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और फिर ये संख्या तो आएगा ही उतना ही, क्योंकि 1 मोल जहां भी रहेगा चाहे वह कोई कंपाउंड रहे, ठीक है ना, तो 1 मोल जहां बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 दर्जन केला बोले, 1 दर्जन नारियल बोले तो नारियल भी 12 पीस ही होगा, दर्जन जहां बोल रहे हैं तो 12 पीस ही होगा। उसी तरह 1 मोल जहां बोलेंगे इसका मतलब कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन जो यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट का मोलिक्यूल, जैसे हम लोग 1 दर्जन केला बोले तो केला लिखते थे, 1 दर्जन नारियल बोलेंगे तो नारियल लिखेंगे ना, ये बात ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का हो जाएगा। और ये सब किस, ये जो वैल्यू है 1 मोल को 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि आसानी से आप कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 दे देगा, नहीं लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लिख करके उसके बाद आसानी से उसके लिए भी आप रिलेशन कर लिखा बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये आप नंबर निकालने का, नंबर ऑफ मोल निकालने का 3 फार्मूला है। देखिए जो फार्मूला आप ये थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया, डिस्कशन किया। तो एक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू निकालने के लिए वेट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। देखिए यहाँ पर एवोगाड्रो, चूंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि काम किसका हो रहा है, कंपाउंड का हो रहा है, कंपाउंड का हो रहा है, ठीक है ना। कंपाउंड मतलब यौगिक का हो रहा है। जब यौगिक का काम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है ना। और जब एलिमेंट का काम करेंगे, एलिमेंट का काम करेंगे तो एलिमेंट के लिए क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल कर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। ये सब बात ख्याल रखना, आयंस रहेगा तो वहां आयंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ग्राम मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, एक अगर मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको और आगे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी ना मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए है ना, सोडियम कार्बोनेट के लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए 106 आ गया था, और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना आया, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए वैल्यू कितना आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए आया था 84। तो देखिए मोलर मास क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। और ये इक्वल टू, मोलर द्रव्यमान इक्वल टू सम ऑफ एटॉम, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। किसी यौगिक के, किसी यौगिक के एक अणु में एक अणु में उपस्थित उपस्थित किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के
परमाणु भार, परमाणु परमाणु भार, परमाणु भार के योग को, योग को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या CH4 के लिए कैसे निकालें। ये है CH4, मीथेन, मीथेन, इसके लिए कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट है। हाइड्रोजन इसमें 4 है और कार्बन कितना है 1। तो पहले आप जान लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो आप 12 जानते हैं और हाइड्रोजन का कितना जानते हैं 1 जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ से इसके लिए मोलर मास जो होगा, मोलर मास इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कार्बन कितना है 1 है, तो 1 गुना इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 गुना 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 4 इकाई ये 4 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। यानी मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसी को मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। ठीक है ना, मोलर मोलर मास, मोलर मास या फिर इसी को मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा H2SO4 आपको दिया गया है। H2SO4 यहाँ लिख देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिए इसको, इसमें अगर आप एटम देखेंगे तो कौन कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यही है ना। और प्रत्येक के इंडिविजुअल एटॉमिक मास की जानकारी होना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं होगा तब तो दिक्कत है। तो हम आपको बोले थे पिछले क्लास में भी कि आपको ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है, और ये शॉर्ट नोट्स आपको लगभग हम लगता है कि 30 एलिमेंट तक अगर आप बना लेते हैं तो 11th-12th का बेड़ा पार लग जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ज़्यादा एलिमेंट का याद रखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में बैठिए, हालांकि कंपटीशन वाला में भी जो क्वेश्चन आता है वो लगभग ये इतना ही से आता है, लेकिन कुछ एक आध वो ऐसा भी आ सकता है, तो आपको और ज़्यादा एलिमेंट का रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए कि 1 से लेकर के 30 तक का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आपको जानकारी रहना चाहिए। इसके अलावा सिल्वर का हो गया, Hg का हो गया, Au का होगा, ये सब थोड़ा सा रैंडमली कभी कभी बीच में, कैडमियम का आ गया, बीच बीच में आ भी जाता है। तो कुछ एलिमेंट का आपको गिवन भी रह सकता है और कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा, ये बात ख्याल रखिए। यहाँ पर ऐसे एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वह 20 से नीचे ही है। 30 तो छोड़ दीजिए, 20 से नीचे है। जैसे हाइड्रोजन तो ये पहले ही मिल जाता है ना, सल्फर है तो 16 है, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर वाला, तो 20 से क्या हो गया, ये सब नीचे है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, सॉरी एटॉमिक मास देखेंगे, तो एटॉमिक वेट इसका हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ये जब हमको मालूम है तो इसके लिए हमें मोलर मास लिखना हो, मोलर मास। तो क्या लिखेंगे मोलर मास, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 गुना 1 कर देंगे, और देखिए सल्फर की संख्या 1 है तो 1 गुना 32 कर देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 गुना 16 कर देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, गुना करो तो 2 हो जाएगा, इसको फिर गुना करो तो ये 32, ये 16 चौका 64 हो गया। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही आप यहाँ सबको जोड़ेंगे तो ये पूरा मिलकर के 98 आपको प्राप्त होगा। देखिए 98 सही है, सही योग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब दूसरा आपको ये देखिए, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट दिया गया, इसका यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का यहीं पर निकाल देते हैं। तो अलग अलग आपको पास इसमें एलिमेंट अगर देखेंगे तो सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सोडियम के बारे में आप जानते हैं 23 होता है इसका एटॉमिक मास, और कार्बन का 12 होता है, अभी थोड़ा देर पहले लिखा हमने,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो आपको तो सभी मालूम है तो आ गया। और क्या, 2 गुना 23 प्लस 1 गुना 12 प्लस 3 गुना 16, और सबको आप गुना करेंगे 46 प्लस इसको गुना करेंगे 12 सोलतिया 48, और ये सब को जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, और यही इसका मोलर मास होगा। तो पूरा क्लियर है कि आपको मोलिकुलर मास मोलर मास निकालने आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप एनसीईआरटी में आपको 2 क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन, शुरुआत का पहला जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो मोलर मास का है, निकालना, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और हमें लगता है कि आप बना लेंगे। अभी हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये लिखा गया है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स का वेट बताइए। इसका एक मॉलिक्यूल का वेट बताना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वेट। तो देखिए, कोई भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, या कोई भी हो, तो हम लोग एक फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे। क्या फार्मूला लिखे थे, याद होना चाहिए। ये लिखे थे, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी यहां पर कोई कंपाउंड का बात होगा। वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इक्वल टू, ये आ गया था ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड आप यूज करेंगे उस कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए, जैसे ही आपके पास इस तरह का आ गया है ना, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, CO2 के लिए निकालना है। तो देखिए, हाँ, फॉर CO2 CO2 के लिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए CO2 में क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और अब प्रत्येक के लिए आपको पता है, कार्बन के लिए 12 होता है और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको निकालना होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 चाहिए। तो CO2 इक्वल टू, तुरंत यहाँ पर देखेंगे, कार्बन की संख्या 1 है तो 1 गुना 12 लिख देते हैं, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 2 गुना 16 लिख देते हैं। अब इस सबको गुना करते हैं तो 12 और 16 दुना 32, और सबको जोड़ेंगे तो ये 44 आ जाए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, या 1, हाँ ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आपका क्या है, CO2 है, यहाँ CO2 लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, कंपाउंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 44, यहाँ 44 लिख देंगे। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कर रहा है, मतलब ग्राम में ये वैल्यू रहेगा, ये देखिए ये ग्राम में है, और इसको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 44 गुना 1 में 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किस में, ग्राम में। अब देखो, इसको जैसे ही आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 44 गुना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्राम है, देख रहे हैं ना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या तो इसको पूरा गुना कर दीजिए, जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वेट। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल का आपको वेट मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बताइए 1 मोल का कितना होगा, ठीक है। तो 1 का मालूम है तो 1 मोल का क्या हो जाएगा,
1 मोल के लिए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये कहानी है ना, ये खत्म। तो 44 ग्राम, जब भी आप ग्राम मोलिकुलर वेट लिखेंगे तो 44 ग्राम जो आएगा वो 1 मोल का होता है। कितना का होता है 1 मोल। लेकिन अगर उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग कर देंगे तो 1 मोलिकुल। क्लियर नहीं? चलिए, तो एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि इस बार आप जरूर इसको बनाएं खुद से। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट weight of calculate weight of one molecule of one molecule of one molecule of calculate weight of one molecule of NaCl। NaCl इसका आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, इसके लिए NaCl के लिए। देखिए, तो पहला काम आपका क्या होगा, पहला देखिए, पहला काम स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। NaCl आप यहाँ लिखेंगे और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पहले ये पहचानेंगे Na और Cl जो है एटम, इसका एटॉमिक वेट कितना है, तो इसका 23 और इसका 35.5 ये है दिया हुआ। तो अब आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आपको पता हो गया, कितना हो गया 23 प्लस 35.5, ठीक है ना। देखिए 35.5, अब इसको जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा, यही ग्राम में लिखा जाएगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही इसको ग्राम में लिखिएगा तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और जैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अगर दूसरा कंपाउंड लीजिएगा तो वहाँ पर दूसरा कंपाउंड, जैसे सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम क्लोराइड, जो कंपाउंड रहेगा यहाँ पर लिखना है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, ये देखिए जैसे 58.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसको एवोगाड्रो नंबर से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा कितने का, 1 मॉलिक्यूल का। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, किसमें, ग्राम में आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह का आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप इसको कॉपी पर लिखते होंगे जब आप पढ़ने के लिए या वीडियो को रोक करके, और लगातार अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा और आप आसानी से बना सकते। हम पूरा प्रयास करते हैं कि चीज़ों को धीरे धीरे समझाएं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और यही तो काम करना है आपको, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और आगे आप अगले क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड पहले सभी प्रश्न जो होंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे एक एक करके। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के प्रश्नों का जवाब भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।